दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। कॉम्पोजिशन स्कीम का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन स्कीम में करवा देते हो तो कौन कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इम्पोज होगी और कौन कौन से पर्सन ऐसे होंगे जो इनएलिजिबल होंगे फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट का, इसका कॉम्पोजिशन स्कीम की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के फर्स्ट वीडियो को वहां से देख लेना, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस वाइज चलोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। क्योंकि अगर आप बीच बीच से देखोगे तो हो सकता है मैं पिछले वाले से थोड़ा बहुत लिंक करूं तो आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा, तो इसलिए अगर पिछला वाला जाकर के देख लोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। कंडीशंस फॉर अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम, कौन कौन सी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो यहाँ पर पहला पॉइंट अगर आप देखो तो पहला पॉइंट हमसे बोला है पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख इन केस ऑफ 8 स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको उसका टर्नओवर लिमिट के बारे में बताया था कि कब आप एलिजिबल होते हो फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम में कब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हो। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन यही थी वहां पर कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है इन कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए 1.5 करोड़ और 75 लाख इन केस ऑफ 8 स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जो कौन कौन सी वो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था। दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग एल्कोहल, ऐसे रेस्टोरेंट्स जो अल्कोहल सर्व नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कॉम्पोजिशन स्कीम में मैं शायद लास्ट वाले वीडियो में आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर क्या होता है मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स एक तो ये होती है, दूसरी होती है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। ठीक है, जो गुड्स वाली होती है इसमें क्या होता है, इसमें आपके मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, दूसरे आते हैं इसमें ट्रेडर्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर्स, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ट्रेडर्स, तो ये तीन आपके होते हैं इसके कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के लिए। और कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज में हर एक छोटा मोटा सप्लायर आ जाता है, सप्लायर ऑफ सर्विस, जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड ना कर रहा हो, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस भी हमारी सर्विस होती है। तो रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ करके जितने भी अदर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हमारे सारे के सारे एलिजिबल होते हैं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के लिए। तो ये आपको समझ आ गया कि गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस, और कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस में रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ करके जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग एल्कोहल, अब रेस्टोरेंट्स आपके किसके लिए एलिजिबल होते हैं, रेस्टोरेंट्स एलिजिबल होते हैं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स ऐसे रेस्टोरेंट्स जो एल्कोहल सर्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि एल्कोहल कैसा प्रोडक्ट होता है, जीएसटी के अंडर में टैक्सेबल नहीं होता ये। तो ऐसे रेस्टोरेंट्स जो एल्कोहल सर्व ना कर रहे हो कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। ठीक है, अगर उनका 1.5 करोड़ तक का एग्रीगेट टर्नओवर है और वो अगर वो एल्कोहल सर्व नहीं कर रहे हैं तो फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तीसरा यहां पर बोल रहे हैं पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 50 लाख रुपीज। तो सर्विसेज में मैंने आपको बताया था कि 50 लाख रुपीज तक की लिमिट यहां पर दी गई है। फोर्थ यहां पर बोले टैक्स पेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर द ट्रांजैक्शंस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, इसके लिए आप जाकर के आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, साथ में लिंक अगर आप बोलो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, खैर डालने की जरूरत नहीं है, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर जो रेसिपिएंट होता है वो जीएसटी का पेमेंट करता है, मैंने आपको बताया था ना। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, जहां पर सप्लायर जब कस्टमर को गुड्स देता है तो कस्टमर इसको पेमेंट करता है जीएसटी का, और सप्लायर यहाँ पर जीएसटी कलेक्ट करके कस्टमर को, गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि सप्लायर कस्टमर को गुड्स तो देता है लेकिन कस्टमर उसको जो पेमेंट करता है तो जीएसटी पेमेंट नहीं करता, उसमें सिर्फ गुड्स का पेमेंट करता है। जीएसटी का पेमेंट यहाँ पर जो कस्टमर या फिर रिसिपेंट है वो डायरेक्टली कर देता है किसको, गवर्नमेंट को। अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो टैक्स पेयर हैज टू पे नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल रेट फॉर ट्रांजैक्शंस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कोई भी कॉम्पोजिशन डीलर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1 से लेकर के 6% ऑन द टर्नओवर, जितना भी आपका टर्नओवर होता है उस पे। लेकिन अगर कोई सप्लायर किसी कॉम्पोजिशन डीलर को यहाँ पर गुड सप्लाई करता है और उस केस में
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। कब एप्लीकेबल होता है वो आप वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर वो कॉम्पोजिशन डीलर को सप्लाई करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉम्पोजिशन डीलर को नॉर्मली तो पे करना पड़ा था 1 से लेकर के 6% का, लेकिन अगर रिवर्स चार्ज के अंदर में वो जीएसटी का पेमेंट करता है तो फिर उसको नॉर्मल रेट पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 5, 12, 18 और 28%। ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पर बोली कि कोई भी कॉम्पोजिशन डीलर हो चाहे नॉर्मल डीलर हो, आप अगर रिवर्स चार्ज के अंदर में ले रहे हो तो फिर आपको नॉर्मल रेट पे ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद ई पॉइंट में यहाँ पर बोल रहे हैं, इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस सच एज टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, एसेसरीज, ग्रोसरीज एटसेट्रा अंडर द सेम पैन। अंडर द सेम पैन का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मतलब कि एक ही पर्सन इस सारे बिजनेस का मालिक है। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में यही होता है। दे मस्ट रजिस्टर ऑल सच बिजनेसेस अंडर द स्कीम कलेक्टिवली और ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। मान लो मेरा यहाँ पर बिजनेस जो है वो इसमें यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, सब जगह पे मेरा पूरे पैन इंडिया बेसिस पे बिजनेस फैला हुआ है। अब यहाँ पर कहता हूं मैं कि मान लो मेरा बिजनेस दिल्ली में था, यूपी में था और एमपी में था। मैं कहता हूं कि भैया मेरा दिल्ली और यूपी वाला जो बिजनेस है इसको मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करवा दूं, एमपी वाला बिजनेस मेरा छोड़ दो, एमपी वाला बिजनेस जो है वो मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ। तो गवर्नमेंट कहेगी ऐसा नहीं होता भैया, अगर करवाना है तो सब करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। ठीक है, वो होता है ना होलसेल में जब सामान लेते हैं, लेना है तो सब लो वरना मत लो। तो अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो आपके नाम पे, आपके पैन पे जितने भी बिजनेस रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि आपने जीएसटी इन जो लिया होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो हर एक बिजनेस का जीएसटी इन आपको वहां पर मिला होगा अंडर द सेम पैन। जितने भी बिजनेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड हैं सबके लिए आपको कलेक्टिवली इस स्कीम को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो, आप कहते हो कि एक बिजनेस को छोड़ दो, दो बिजनेस को छोड़ दो, तो आप निकल जाओ इस बिजनेस उससे, कॉम्पोजिशन स्कीम से। लेना है तो सब लो वरना मत लो। इसके बाद एफ पॉइंट में यहां पर बोल रहे हैं, द टैक्स पेयर हैज टू मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एट देयर प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे वो लिख दिया जाता है ना कि वो एक टैटू लगा दिया जाता है, उसी तरीके का कॉम्पोजिशन स्कीम में भी होता है कि अगर आप इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको हर एक अपने बिजनेस पे, मतलब जहां पे भी आपका बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस, वहां पर आपको साइन बोर्ड पे लिखवाना पड़ेगा कि आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो। ठीक है, अभी ये एक कंडीशन है, मैंने आपसे फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था ना कि गवर्नमेंट आपको एक हाथ से दे रही है तो दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ नहीं 3-4 हाथ से आपसे वापस भी ले लेगी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कंडीशन इम्पोज करनी शुरू करी है धीरे धीरे। गवर्नमेंट ने बोला कि हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपको लिखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। इसके बाद जी पॉइंट में यहां पर ये बोला दैट टैक्स पेयर हैज टू मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ एवरी बिल ऑफ सप्लाईड इशूड बाय हिम। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? बिल ऑफ सप्लाई के लिए आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जीएसटी इनवॉइसेज एंड वाउचर करके, उसमें मैंने आपको टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सबके बारे में डिटेल में बताया। बिल ऑफ सप्लाई नॉर्मली ये होता है कि जब भी सप्लायर आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा होता है तो फिर वो टैक्स इनवॉइस की जगह पे बिल ऑफ सप्लाई इशू करके देता है। ठीक है, जैसे मान लो सप्लायर अपने कस्टमर को यहाँ पर गुड सप्लाई कर रहा है और सप्लायर यहाँ पर एलिजिबल नहीं है जीएसटी कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर वो इशू करके देता है बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें बस वो ये बताते हैं कि हमने आपको इतने गुड्स बेचे जिसपे हमने आपसे इतना पेमेंट रिसीव किया, लेकिन हमने आपसे जीएसटी पेमेंट रिसीव नहीं किया। तो यहाँ पर ये बोले द टैक्स पेयर हैज टू मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। तो आपको ये पता है कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपने टर्नओवर पे, अपने टोटल टर्नओवर पे जो भी उसका क्वार्टरली बेसिस पे हुआ है उस पे वो जीएसटी का पेमेंट करता है 1 से लेकर के 6% के बीच में। तो यहाँ पर वो इंडिविजुअली जब भी किसी को सप्लाई करेगा, ठीक है, जैसे मान लो कॉम्पोजिशन डीलर है, इसने कई रेसिपेंट्स को यहाँ पर दिया है, R1 है, रेसिपेंट 2 है, रेसिपेंट 3 है, रेसिपेंट 4 है, तो इनसे अलग अलग ये जीएसटी नहीं चार्ज करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी माल इसने इन सबको बेचा है उसका टोटल ये निकालेगा और उस पे क्वार्टरली बेसिस पे 1 से लेकर के 6% का जितना भी बनता है वो अपना पेमेंट करेगा। लेकिन इंडिविजुअली इन सबसे अलग अलग चार्ज नहीं करता, वो चुपके से कॉस्ट में इंक्लूड कर देता है। अब अपनी जेब से तो निकाल के देगा नहीं, चुपके से वो कॉस्ट में इंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बोली गई कि आपको हर एक उसमें बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो और आप एलिजिबल नहीं हो कलेक्ट करने के लिए टैक्स। कलेक्ट कर देखे, कलेक्ट तो करता ही है, ऐसा नहीं कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन बस ये है कि वो स्पेसिफिकली अलग से दिखाता नहीं है कि हमने आपसे इतना टैक्स कलेक्ट किया है। अब इसका आगे एक और डिटेल में दूंगा, जहां पर जो सब यहाँ पर आप अगर रिसीव कर रहे हो कॉम्पोजिशन डीलर से तो भी आप अपना आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। अभी आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है।
इसके बाद आता है रेस्ट्रिक्शंस अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कहाँ गया ये? रेस्ट्रिक्शंस अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इंपोज होगी या फिर कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग जाएगी अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में रजिस्टर करवा लेते हो तो। पहली कंडीशन अगर आप देखो तो ये बोला है नो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पता है क्या होता है? मैंने मान लो मैं हूं अगर, मैंने अपने इनपुट मतलब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने इनपुट्स खरीदे होंगे, इन इनपुट से मैंने जीएसटी का पेमेंट किया होगा। समझा ही देता हूँ चलिए। मान लीजिए कि पर्सन ए है, ठीक है, इसने इनपुट्स यहाँ पर पर्सन एक्स से खरीदे और इन इनपुट्स पे इसने जीएसटी का पेमेंट किया 2000 रुपए। इसके बाद जब इसने इनपुट्स खरीदे उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद जब इसने सामान बेचा, सप्लाई किया पर्सन वाई को, पर्सन वाई से इसने जीएसटी कलेक्ट किया होगा कि नहीं किया होगा? इसने पर्सन वाई से जीएसटी कलेक्ट किया होगा मान लो 5000 रुपए। अब अगर आप देखो तो 5000 रुपए जो ए ने कलेक्ट किए हैं वाई से, ये 5000 रुपए किसको पेमेंट करेगा? गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट कहेगी कि 5000 का पेमेंट मत करो क्योंकि तुमने 2000 रुपए ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, क्योंकि 2000 रुपए जो ए ने एक्स को पेमेंट किया वो एक्स ने ऑलरेडी गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया है। तो गवर्नमेंट कहेगी कि तुम्हारे नाम पे मुझे 2000 रुपए ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, 5000 रुपए जो तुम मुझे देने वाले हो उस 5000 रुपए में से 2000 रुपए मत दो, यानी कि 5000 रुपए माइनस 2000 रुपए। अब तुम मुझे पेमेंट करो 3000 रुपए का, ठीक है, 3000 रुपीज का पेमेंट तुम मुझे करो बस। तो यहां पर क्या होता है कि अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, अब देखो एक एक करके रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या गवर्नमेंट आपसे लेती जा रही है, ठीक है। अभी तक तो गवर्नमेंट ने दिया कि भैया कंप्लायंस कम कर लो, जीएसटी का रेट कम कर लो। अब गवर्नमेंट आपसे ले रही है एक एक करके। गवर्नमेंट कह रही है कि अब आईटीसी नहीं देंगे हम आपको, अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आपको आईटीसी हम नहीं देंगे। यानी कि अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर है, इसने किसी को सप्लाई किया, ठीक है, इसने मान लो पर्सन वाई को सप्लाई किया, और यहां पर आपको पता है कि कॉम्पोजिशन डीलर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था ना R1 R2 R3 वाला, तो ये जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है। यहां पर क्या है कि इसको जो 1 से लेकर के 6% का, इसने जितना टोटल सप्लाई किया होगा इसने 1 से लेकर के 6% का जीएसटी इसको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो कि इसका जो जीएसटी बन रहा था वो 1% पे अगर ये एलिजिबल था और इसका जीएसटी यहाँ पर बना 10,000 रुपए का। थोड़ी देर के लिए मान लो कि कॉम्पोजिशन डीलर है, उसका 1% के लिए वो 1% वाली कैटेगरी में आ रहा था और उसने जो क्वार्टरली बेसिस पे अपना टर्नओवर किया है वो उसके बेसिस पे 10,000 रुपए का जीएसटी उसका बन रहा था। ये 10,000 रुपए इसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना था। अब ये जो सामान इसने वाई को सप्लाई किया है, इस सामान को बनाने के लिए इसने इनपुट्स का यूज भी किया होगा, इनपुट्स पे इसने जीएसटी भी पेमेंट किया होगा। तो जब ये खरीद रहा था तब तो इसने जीएसटी का पेमेंट किया ना, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे ये 1% से लेकर के 6% देगा, लेकिन इसने तो नॉर्मल इसमें जीएसटी दिया होगा। मान लेते हैं कि जो सामान इसने बनाया है इस सामान पर इसने जीएसटी का पेमेंट किया था 3000 रुपए का, या फिर चलिए 4000 रुपए ले लेते, ठीक है, 4000 रुपए। 4000 रुपए इसने इनपुट्स पे अपने टैक्स का पेमेंट किया था। तो गवर्नमेंट कहेगी कि जो नॉर्मल अगर आप रजिस्टर होते हैं तो 10,000 में से हम 4,000 माइनस कर देते हैं, लेकिन अब क्या होगा, गवर्नमेंट कहेगी कि जो 10,000 रुपए है वो चुपचाप पूरा का पूरा पेमेंट करो, माइनस करने की गलती भी मत करना, क्योंकि अब तुम कॉम्पोजिशन डीलर हो तो हम तुमको आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे। आईटीसी का बेनिफिट हम नहीं देंगे अगर तुम कॉम्पोजिशन डीलर हो तो। यहां पर सीधे सीधे तुमको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए, नेट टैक्स पेबल इज इक्वल टू टर्न ओवर मल्टीप्लाइड बाई द कॉम्पोजिशन रेट। जितना भी आपका टर्नओवर है उस पे चुपचाप से 1% लगाओ और हमको दे दो, आईटीसी मत लो। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी एक रेस्ट्रिक्शन ये देखें, कॉम्पोजिशन डीलर कैन नॉट पास द इनपुट टैक्स क्रेडिट। को पता है कि जीएसटी में सबसे बड़ा बेनिफिट आईटीसी का ही होता है और गवर्नमेंट यहाँ पर वही छीन लिया। गवर्नमेंट कह रही है कि जो कॉम्पोजिशन डीलर है वो तो अपना आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ पर इस कॉम्पोजिशन डीलर से सप्लाई लेता है तो वो भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। यानी कि कॉम्पोजिशन डीलर पूरी की पूरी क्रेडिट चेन को ब्रेक कर दे रहा है, कॉम्पोजिशन डीलर पूरी की पूरी क्रेडिट चेन को ही ब्रेक कर दे रहा है। देखिए क्या होता है, यहां पर क्या था, कॉम्पोजिशन डीलर ने सप्लाई किया था वाई को और यहां पर इसने, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर इसने इसको 1 लाख रुपए के गुड्स सप्लाई किए थे। कॉम्पोजिशन डीलर ने वाई को 1 लाख रुपए के गुड्स सप्लाई किए थे और वाई ने 1 लाख रुपए इसको पेमेंट कर दिया था।
ये 1 लाख रुपए के लिए कॉम्पोजिशन डीलर ने इसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करके दिया था। जिस बिल ऑफ सप्लाई पे उसने ये लिखा था कि कॉम्पोजिशन डीलर, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, ये उसने लिख दिया था उस पे। तो बिल ऑफ सप्लाई में यहाँ पर 1 लाख रुपए का बना था। अब देखो, वाई जब आगे किसी को सप्लाई करेगा, ठीक है, और हो सकता है कि जो 1 लाख रुपए इस कॉम्पोजिशन डीलर ने इस वाई से कलेक्ट किए हैं, उसमें 5,000 रुपए का जीएसटी भी इंक्लूडेड हो। मैंने आपसे बोला ना कि कॉस्ट में ही चुपके से वो इंक्लूड करके आपसे चार्ज कर लेगा, लेकिन अलग से कहीं मेंशन नहीं करेगा कि हमने आपसे इतना जीएसटी चार्ज किया है। वो बाद में अपने टर्नओवर पे अलग से पेमेंट करेगा, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं दिखाएगा कि हमने आपसे इतना जीएसटी चार्ज किया है। अब वाई के पास में जो बिल ऑफ सप्लाई आया है, उस बिल ऑफ सप्लाई में बस ये मेंशन है कि वाई ने कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे, लेकिन जीएसटी का पेमेंट कितना किया था ये वाई को नहीं पता है। अब आगे जब वाई गुड्स को सप्लाई करेगा फिनिश प्रोडक्ट बना करके, तो सीधी सी बात है कि आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा। मान लो कि यहाँ पर इसने 15,000 रुपए आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है, क्योंकि ये नॉर्मली रजिस्टर्ड था, तो इसने 15,000 रुपए अपने रिसिपेंट से, यहाँ पर कस्टमर से चार्ज किए थे। अभी 15,000 रुपए जो इसने चार्ज किए हैं, इस 15,000 रुपए पे क्या ये यहाँ पर जीएसटी का, आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा? जब उसको ये पता ही नहीं है कि कितना जीएसटी उसने पे किया था कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, तो ये यहाँ पर आईटीसी का बेनिफिट कैसे लेगा? तो यानी कि वाई को, गवर्नमेंट को पूरा का पूरा 15,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ने पूरी की पूरी क्रेडिट चेन को ही ब्रेक कर दिया। यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन खुद तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले रहा, जिसको वो सप्लाई कर रहा है, जिसको भी वो सप्लाई करेगा, वो पर्सन भी यहाँ पर आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर यही बोला गया कि कॉम्पोजिशन डीलर कैन नॉट पास द इनपुट टैक्स क्रेडिट, हेंस नॉट सुटेबल फॉर बी टू बी बिजनेस। बी टू बी मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस। अब खुद ही सोचो, अगर कोई सप्लायर है, वो अगर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से सप्लाई लेता है, तो उसको पता है कि उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलने वाला है नहीं वहां पे। तो क्या कोई सप्लायर यहाँ पर प्रेफर करेगा कि वो किसी कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से सप्लाई ले? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉम्पोजिशन डीलर होता है, उसकी सप्लाई धीरे धीरे करके कम होती जाती है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि गवर्नमेंट एक हाथ से अगर देगी, 3 हाथ से आपसे वापस भी ले लेगी। इसके बाद सी पॉइंट अगर आप देखो, तो ये बोला कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी सच एज एल्कोहल। तो अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो, तो फिर आप ऐसे गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते जो जीएसटी के अंदर में टैक्सेबल नहीं होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के अल्कोहल। अभी हमने बात करी थी ना, रेस्टोरेंट सर्विंग अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर कोई रेस्टोरेंट सर्व कर देता है, तो फिर वो इन एलिजिबल हो जाता है फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके बाद डी पॉइंट में यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं। डी पॉइंट में बोल रहे हैं कैन नॉट मेक इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो, तो फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं कर सकते। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब कि आप बेच रहे हो, इनवर्ड सप्लाई का मतलब आप रिसीव कर रहे हो। तो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज आप नहीं कर सकते। आप खुद ही सोचो, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो बनी थी, ये किसके लिए बनी है? छोटे बिजनेसमैन के लिए। तो अगर कोई बिजनेसमैन छोटा है, क्या उसकी इतनी हिम्मत है कि वो जाकर के इंटर स्टेट सप्लाई करे? अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई कर दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो अब छोटा नहीं है। तो गवर्नमेंट यही कहती है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरी चीज यहां पर बोल रहे हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉम्पोजिशन सप्लायर टू रिसीव इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आउटवर्ड सप्लाईज मतलब कि कॉम्पोजिशन डीलर अगर आप हो, तो आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप इनवर्ड सप्लाईज रिसीव कर सकते हो। मतलब कि आप अपने इनपुट्स किसी और दूसरी स्टेट से खरीद सकते हो। तो जो कॉम्पोजिशन डीलर है, अगर मान लो कि वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो दिल्ली में अगर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आप जो सप्लाई वो करेगा, जो सामान बेचेगा, वो सिर्फ उसको दिल्ली में ही बेचना पड़ेगा। लेकिन जो इनपुट्स वो खरीदेगा, वो इनपुट्स वो यूपी, महाराष्ट्र, एमपी कहीं से भी खरीद सकता है। तो इनपुट्स खरीदने पे कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगाई गई है। इसके बाद आता है ई पॉइंट, जिसमें बोल रहे हैं कैन नॉट चार्ज कॉम्पोजिशन टैक्स सेपरेटली इन द इनवॉइस इशू। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन होता है, वो यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई इशू करके देता है। उस बिल ऑफ सप्लाई में वो बस ये मेंशन करेगा कि हमने आपको XYZ प्रोडक्ट बेचा है, जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए हमने आपसे चार्ज करी है। जीएसटी का कहीं पर भी वो मेंशन नहीं करता। साथ में वो ये भी मेंशन नहीं करेगा कि कितना टैक्स उसने सेपरेटली आपसे चार्ज किया। मतलब वो अपना 106% के पीछे पे करेगा, लेकिन आपको वो कहीं पर भी शो नहीं करेगा कि कितना जीएसटी वो आपसे कलेक्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर होता है कि जो सप्लायर यहाँ पर कॉम्पोजिशन डीलर से सप्लाई लेता है, उसको पता नहीं होता है कि कितना जीएसटी उसने पे किया है।
और जब उसको पता नहीं होता है कि कितना जीएसटी उसने पे किया है, तो वो आगे आईटीसी का बेनिफिट भी नहीं ले पाता है। इसके बाद आता है एफ पॉइंट, जिसमें बोले कैन नॉट मेक सेल्स थ्रू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नाइका हो गया। तो अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर गुड्स को सप्लाई नहीं कर सकते। गुड्स और सर्विस में भी होगा कि सर्विस भी आप सप्लाई नहीं कर सकते हो। खुद ही सोचो, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी जो सप्लाई कर रहे हैं वो छोटे बिजनेसमैन नहीं होते हैं, वो इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है, और वो कई और सप्लाईज भी कर रहे हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से अपना गुड्स सप्लाई करवा रहे हो तो इसका मतलब अब आप स्मॉल बिजनेसमैन नहीं हो, तो फिर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर में अगर सप्लाई करते हो तो फिर आप कॉम्पोजिशन डीलर के लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कौन कौन से ऐसे पर्सन होंगे जो इन एलिजिबल होंगे फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो तो वो वही बोल रहा है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपीज को एक्सीड कर चुका था, या फिर 75 लाख रुपीज को एक्सीड कर चुका था इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो फिर आप इन एलिजिबल हो जाओगे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। दूसरा, यहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट जो अल्कोहल अगर सर्व कर दें, क्योंकि अल्कोहल कौन सा होता है, ऐसा एक गुड होता है जो कि जीएसटी के अंदर में टैक्सेबल नहीं होता है। तो कोई भी रेस्टोरेंट अगर सर्व कर देते हैं अल्कोहल को तो फिर वो इन एलिजिबल हो जाते हैं फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। तीसरा, यहाँ पर सर्विसेज के लिए है कि अगर आप सर्विस सप्लायर हो और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए को एक्सीड कर जाता है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो भी आप इन एलिजिबल हो जाते हो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। डी पॉइंट में यहाँ पर बोल रहे हैं सप्लायर्स एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो ऐसे सप्लायर जो कि ऐसे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, जैसे कि अल्कोहल, उस केस में भी वो इन एलिजिबल हो जाते हैं फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। ई पॉइंट में यहाँ पर बोले मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। ऐसे मैन्युफैक्चरर जो कि कुछ नोटिफाइड गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। अब नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से होते हैं ये देखें। इसमें आ जाता है आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, फ्लाई एश ब्रिक, ब्रिक्स ऑफ फॉजल मील्स एंड बिल्डिंग ब्रिक्स। ये जो है ये अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए थे, पहले ये वाले थे। ये पहले सिर्फ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और एरिएटेड वाटर था, इसको बाद में अमेंडमेंट के साथ में ऐड कर दिया गया। तो ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना, आप बस ये याद रखो कि आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर एंड जो भी ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग यहाँ पर इन एलिजिबल होते हैं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे नोटिफाइड गुड्स के अंदर में आते हैं। इसके बाद एफ पॉइंट में बोल रहे हैं पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे पर्सन जो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करें, मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप इन एलिजिबल हो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। जी पॉइंट में यहाँ पर बोल रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी एंड एनआरटीपी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, ऐसा एक पर्सन जिसका मतलब जहां पर वो सप्लाई करने वाला है वहां पर उसका कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन रजिस्टर्ड था दिल्ली में, अब ये बिजनेस जो सप्लाई करने वाला है वो ये करने वाला है यूपी में आकर के। दिल्ली में इसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑलरेडी है, लेकिन यूपी में इसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है जहां से ये टैक्सेबल सप्लाई करेगा, तो फिर इसको यूपी में भी रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये कुछ टाइम के लिए होता है, वही टाइम लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। कोई भी अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वो भी इन एलिजिबल होते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। इसके बाद एच पॉइंट में यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से भी सप्लाई कर देते हो किसी गुड को या सर्विसेज को तो भी आप इन एलिजिबल हो जाते हो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके। पहले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये बोले मिस्टर ए रजिस्टर्ड इन राजस्थान। मिस्टर ए जो है वो राजस्थान में रजिस्टर्ड है। हु इज सेलिंग गुड्स फ्रॉम राजस्थान टू गुजरात। Turnover of Mr. A is 73 lakh in the preceding financial year. Whether Mr. A is eligible for composition scheme. Whether your answer will change if Mr. A is making purchases from Gujarat and selling goods in Rajasthan. तो अभी मैंने आपको क्या बताया, राजस्थान के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितनी होनी चाहिए। राजस्थान के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितनी होती है, 1.5 करोड़ अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो इनकी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट तो कम है 1.5 करोड़, लेकिन ये जो गुड्स बेच रहे हैं क्योंकि राजस्थान में रजिस्टर्ड है और ये गुड्स बेच रहे हैं गुजरात में, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। क्या मिस्टर ए एलिजिबल होंगे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, तो आंसर इज नो। यहाँ पर आपको आंसर दिख जाएगा मिस्टर ए इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एज ही इज मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि राजस्थान से गुजरात वो भेज रहे हैं तो इसलिए वो इन एलिजिबल हो जाते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए।
इफ मिस्टर ए इज मेकिंग परचेजेस फ्रॉम गुजरात, इन्होंने पूछा ना वेदर योर आंसर विल चेंज इफ मिस्टर ए इज मेकिंग परचेजेस फ्रॉम गुजरात एंड सेलिंग गुड्स इन राजस्थान। तो मैंने आपको बताया कि आउटवर्ड सप्लाई पे आप इंटर स्टेट नहीं कर सकते, लेकिन इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई मतलब आप इनपुट्स अपने खरीद सकते हो किसी दूसरे स्टेट से। तो अगर वो इनपुट्स अपने खरीदते हैं गुजरात से और गुड्स अगर वो राजस्थान में बेच रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब राजस्थान वाला हो जाएगा इंटर स्टेट और ये हमारा गुजरात वाला इनवर्ड सप्लाई जो है वो हो जाएगी इंटर स्टेट। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इफ मिस्टर ए इज मेकिंग परचेजेस फ्रॉम गुजरात देन ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एज देर इज नो एज देर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई एंड नॉट ऑन इनवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है मिस्टर ए इज सेलिंग गुड्स फ्रॉम थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 71 लाख वेदर मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो सीधे सीधे हमको पता है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर हम क्यों देखें, जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो फिर आप इन एलिजिबल हो जाते हो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, तब आपके एग्रीगेट टर्नओवर की बात ही नहीं आती वहां पे। यहाँ पर ये बोले नो मिस्टर ए सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हेंस ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके बाद आता है क्वेश्चन 3, इसमें बोल रहे हैं मिस्टर ए इज ऑब्टेन्ड अ रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन टू मेक डिस्प्ले ऑफ एग्जीबिशन हिज टर्नओवर फ्रॉम द एग्जीबिशन इज 15 लाख वेदर मिस्टर ए इज एलिजिबल। तो अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो ये इन एलिजिबल हो जाते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, तो मिस्टर ए इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। फोर्थ क्वेश्चन में भी यह बोला जा रहा है कि मिस्टर ए इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज रनिंग अ रेडीमेड गारमेंट शॉप इन राजस्थान टर्नओवर की बात ही नहीं आएगी, जब ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो ये इन एलिजिबल हो जाते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। तो यहाँ पर हमने सारी कंडीशन रेस्ट्रिक्शन और इन एलिजिबिलिटी देख ली कॉम्पोजिशन स्कीम की। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।